ओके। अच्छा जी, तो हम देख रहे थे कि हम किस तरह से 2D और 3D अरे 2D और 3D नंपाई अरेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमने 3D यहाँ पे क्रिएट किया है, ये हमारे पास मेन अरे है हमारी। ये उसके बाद हमारे पास 2D अरेज हैं दो। ठीक है। और उसके बाद हर 2D अरे के अंदर हमारे पास 3 मजीद कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। और फिर हर कंपोनेंट के अंदर हमारे पास फर्दर 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। इसको मैं प्रिंट करूंगा तो ये मुझे इस तरह से प्रिंट करके देगा। ठीक है जी। और अगर मैं इसकी शेप काउंट करूं तो ये देखें, अब वो कह रहा है कि मेरे पास 1D के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 2D के अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं ईच, और 3D के अंदर मेरे पास ईच 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास 1D के अंदर 2 एलिमेंट्स ये हो गए, 2D के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स ये वाले हो गए, और 3D के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स ईच ये हो गए। ठीक है। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल अरेज जो हैं वो numpy की क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी। और अब हमारे पास इसी तरह से इनकी डेटा टाइप भी होगी, वो भी सेम होगी। और उसका भी सेम हमारे पास फंक्शन है एयर आर डी टाइप। तो ये हमारे पास करें int32 इसकी डेटा टाइप है। ठीक है। 32 हमारे पास क्या कहते हैं इम्प्लाई करता है, 32 हमारे पास ये शो करता है कि हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स जो है ना, लेट्स से हमारे पास बिट्स 0 1 की फॉर्म में होते हैं ना, तो हमारे पास इसकी काउंट जो है ना वो 32 बिट्स होगी। 32 बिट्स के अंदर हमारे पास जो है ना वो डाटा उतना स्टोर होगा। ठीक है। जितना 32 बिट्स जो है वो डाटा जितना हमारा रख सकते हैं। हेलो। जी, आवाज का इशू आ रहा है। अच्छा। 32 बिट्स का यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटी होती है, तो 32 बिट्स के अंदर आप जितना बड़ा नंबर एक स्टोर कर सकते हैं वो इसके अंदर किया जा सकता है, उससे बड़ा मजीद नहीं कर सकते हम इसके अंदर स्टोर। ठीक है। तो इंट 32 के अंदर 32 ये इम्प्लाई करता है। इसी तरह हमारे पास इंट 16 भी होता है कुछ लैंग्वेजेस के अंदर, जो कि इससे हाफ रेंज के नंबर जो है वो स्टोर कर सकता है। ठीक है। इसके ऊपर अगर आप जाके इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको मजीद डाटा वगैरह मिल जाएगा। अच्छा जी, डी टाइप हो गया। उसके बाद हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, अगर आपको याद हो तो मैंने सिंपल लिस्ट के अंदर आपको इस तरह से करके ARR2/3 मैंने इस तरह से आपको एक सिंटेक्स पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यार सेकंड एलिमेंट से लेके आपने थर्ड एलिमेंट से पहले पहले तक जो जितना भी डाटा होगा वो मैं प्रिंट कर दूँ। या अगर मैं सेकंड हटा देता हूँ तो सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट होके, सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट होके आप एंड तक जितने भी आपके पास एलिमेंट्स है वो सारे आपने प्रिंट कर देने हैं। ठीक है। तो इसके अंदर नंपाई के अंदर हम किस तरह से करते हैं, नंपाई के अंदर भी हमारे पास सेम सिंटैक्स होता है। ठीक है। अभी तो मेरे पास ARR के अंदर 3D बनी पड़ी है। मैं एक दूसरी अरे बना लेता हूँ यहाँ पे, np.array 1 2 3 4 5। ठीक है जी। और लेट्स से मैंने इसको स्लाइस करना है। स्लाइस करने का मतलब है मैं इसे 2 से 4 तक मैं इसके एलिमेंट्स रखना चाहता हूँ, बाकी एलिमेंट्स मैं डिस्कार्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए अपने पास। तो मैं क्या करूंगा, अरे 1 नाम की एक अरे बनाऊंगा। ठीक है। और मैं इसे कहूंगा यार एलिमेंट नंबर 1, ये 0 एलिमेंट था ना, ये एलिमेंट नंबर 1 से लेके मेरे पास 2 3, तो 4 में इसे नंबर दूंगा कि 4 से पहले पहले तक जितने एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट करके दो। सो 1 2 4 करूंगा मैं इसे। ओके। ARR1 प्रिंट करूंगा तो ये देखें 2 3 4 इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। ठीक है। तो सेम वही काम जो हमने वो लिस्ट के अंदर किए थे, वही सेम उस तरीके से हम कर सकते हैं। और इसके अंदर आपने कोई एलिमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट प्रिंट करना है तो उसके लिए भी आप ARR का लेट्स से सेकंड एलिमेंट मैंने प्रिंट करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो, जिस तरह आम लिस्ट के अंदर होता था। ठीक है। और उसी तरीके से आपने लेट्स से कोई वैल्यू किसी की चेंज करनी है, तो इंडेक्स 0 के ऊपर लेट्स से आपने 10 अगर प्रिंट करना है, रिप्लेस करना है 10 से, तो ये देखें 0 एलिमेंट के ऊपर 10 रिप्लेस हो गया। ठीक है। तो इस हवाले से नंपाई को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है कि आप जिस तरह से सिंपली एक आम लिस्ट के अंदर करते होते थे, डाटा वगैरह रिप्लेस वगैरह मैनिपुलेट करते थे,
वो आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये भी हमारा मॉड्यूल कवर हो गया। अब है हमारे पास एग्रीगेशन फंक्शंस। ठीक है, एग्रीगेशन फंक्शंस ये आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं एग्रीगेशन फंक्शंस। ठीक है जी। इसके अंदर एग्रीगेशन फंक्शन के अंदर हमारे पास सम का फंक्शन आता है। ठीक है, और हमारे पास मीन का आता है, हमारे पास सम का आता है, मीन का आता है, मीडियन का आता है, मिनिमम का आता है और मैक्सिमम का आता है। ठीक है, इसे वन बाय वन करके हम देखते हैं। लेट्स से हमारे पास जो पहला फंक्शन है ना वो सम का है। सम के अंदर मैं चाहता हूं कि एक नमपाई के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना उन सबका सम चाहिए मुझे। ठीक है, चाहे वो 1D अरे है, चाहे 2D है, चाहे 3D है, जितने एलिमेंट्स हैं सबका सम चाहिए मुझे। तो मैं इसी तरीके से एक अरे क्रिएट करूंगा। वन, ओहो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इन सब का मुझे चाहिए ना सम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अरे डॉट नहीं, हम इस तरह से नहीं करते, हम करते हैं नम पाई के फंक्शंस को कॉल करते हैं, राइट। ये फंक्शन हमारे पास किसके हैं, नम पाई के हैं। तो हम बजाय के ए आर आर डॉट सम करें, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे एनपी, यहाँ पे अगर मैं कर लूँ तो आउटपुट भी दे देगा, एनपी डॉट सम का फंक्शन कॉल करेंगे और इसके अंदर हम अपनी नम पाई देंगे इसे। तो ये देखें उसने सारे कैलकुलेट करके दे दिया हमें सब इसका। अब ये लेट से मेरे पास 1T ना होती, ये लेट से मेरे पास ये 2D अरे थी। ठीक है, अब मैं करूंगा ना तो ये देखें इसने 2D अरे के भी जितने एलिमेंट्स है ना सबको एक दूसरे के अंदर ऐड करके मुझे टोटल सम बता दिया। ठीक है जी। तो सम के आपके पास ना इस तरीके से होता है। अब आप ये तो इसने सारे एलिमेंट्स करके दे दिया ना मुझे ऐड। मैं अगर अरे यहाँ पे प्रिंट करूँ ना तो ये देखें ये हमारे पास रोज हैं, ठीक है, और हमारे पास कॉलम्स हैं, राइट। अब लेट से मैं चाहता हूँ कि यार मुझे सिर्फ ये वाले कॉलम के अंदर जितनी एंट्रीज है ना उनका मुझे सम चाहिए। तो वो भी आपको नंपाई अलाउ करता है। वो आपको किस तरह से करते हैं, np डॉट सम का ही फंक्शन आप कॉल करते हो और इसके अंदर आप ARR उसे इनपुट में देते हो और आप उसे एक्सेस बताते हो। ठीक है, अभी एक्सेस जो है ना, ये एक्सेस आपको बताएगा कि यार मुझे हर रो के अंदर, सॉरी हर कॉलम जो है ना, हर कॉलम के अंदर मुझे जो सम आ रहा है ना वो कैलकुलेट करके दो। तो अगर मैं इसे ऑल सम करके मैं अगर इसे प्रिंट करूं तो ये देखें उसने मुझे हर रो के अंदर जो सम मेरा बन रहा था वो उसने मुझे इस तरह से प्रिंट करके दिया। ठीक है, ये है, अगर आपको याद हो तो हमने ऊपर दो डिफरेंट अरेज के थ्रू भी किया था। अगर स्टार्टिंग के अंदर अगर आपको याद हो, इस वाले एरिया के अंदर, ठीक है, हमने यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट अरेज थी ना, उनको हमने सम किया था तो उनके भी उसने हर एलिमेंट को इस तरह से सम कर दिया था। तो इसके अंदर हमने हमारे पास एक सिंगल अरे थी, एक सिंगल हमारे पास नंपाई अरे थी और उसके अंदर हमने ईच कॉलम को, कॉलम एंट्री जो थी ना उसको ऐड करना था। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब मैं कॉल सम का अगर जीरो करता हूँ ना यहाँ पे तो मुझे फर्स्ट कॉलम की मिल जाएगी, फर्स्ट कॉलम का सम मिल जाएगा जीरो। इसकी जगह पे 1 करूंगा मैं तो सेकंड कॉलम का सम मिल जाएगा, 2 करूंगा तो सेकंड कॉलम का सम मिल जाएगा। ठीक है, ये अभी फर्दर जाके हम जो है ये इसको मजीद हम जो इसकी इन डेप्थ यूज जो करेंगे हम, वो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा डेटा साइंस के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं पाइथन, उसके अंदर हम नमपाई का बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, नमपाई और पांडास लाइब्रेरी जो है उसका भी, पांडास अभी हम आगे आके सेशन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है जी। अब लेट से ये तो मेरे पास कॉलम का था ना कि कॉलम का मुझे सम करके दे रहा है। लेट से मैं चाहता हूँ कि यार मैंने इसका करवाना है, रो का सम करवाना है। ठीक है, जस्ट सेकेंड के रो सम। ठीक हो गया।
रो सम अगर मैं करूंगा ना, तो ये देखें, एक्सेस 1 पे रखूंगा तो इसने मुझे हर रो का सम करके दे दिया। रोज कितनी थी, 2 थी हमारे पास, तो इसने 2 एलिमेंट्स हमें रिटर्न कर दिए। ठीक है, अब ये रो सम के आगे मैं 0 करूंगा तो फर्स्ट रो का बता देगा मुझे, 1 करूंगा तो सेकंड रो का बता देगा। ठीक है जी, तो सम इस तरह से कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये सम का था। सेकंड हमारे पास आता है मीन। अब मीन क्या होता है, मीन हमारे पास एवरेज होती है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज। ठीक है, अब जिस तरह से लेट्स से मेरे पास ये एक अरे है। ठीक है, ये 2D अरे है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब मैं चाहता हूं कि मैंने इसका जो है ना मीन कैलकुलेट करना है, तो उसका मीन क्या होगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये टोटल बनता है 21। ठीक है, 21 डिवाइडेड बाय 6 आना चाहिए मेरे पास इसका आंसर। ठीक है, तो ये मैंने अरे इस तरह से क्रिएट की है, और इसके अंदर मेरे पास एक मीन का फंक्शन होता है। सेम उसी तरीके से हमने कॉल करना है इसका ये वाला फंक्शन भी, ARR कोमा, सिंपल ARR देते हैं वैसे फिलहाल इसे। ठीक है, तो ये देखें 3.1 इसने किया, तो अगर मैं करता हूँ 21 डिवाइडेड बाय 6, तो ये देखें 3.5। तो इसने मुझे इस तरह से मीन कैलकुलेट करके दिया है। इसने सारी वैल्यूज का सम किया है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स। ठीक है, वो 6 है तो इसने मुझे ये 3.5 आंसर निकाल के दे दिया। ठीक है, आपको कोई काउंट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, अब लेट से मैं चाहता हूँ कि यार मुझे कॉलम की मीन वैल्यू अगर चाहिए, तो उसके अंदर भी हम वही सेम ऊपर वाला काम करेंगे, जिस तरह से हम यहाँ पे सम कैलकुलेट करते थे ना, उसी तरह से मीन भी हम कैलकुलेट करेंगे। हम कहेंगे ARR2 np डॉट मीन ARR, और हमारे पास एक्सिस जो होगा लेट से 0। एक्सिस 0 हमारे पास इंप्लाई करता है क्या, कॉलम्स को। तो ये देखें कॉलम का उसने मीन कैलकुलेट करके दे दिया मुझे तीनों कॉलम्स के। ठीक है, अगर मैं इसी तरह से ये रोज के अंदर करना चाह रहा होता, तो ठीक है, तो ये रो मीन मेरे पास, ओहो यहाँ पे 1 रिप्लेस नहीं किया मैंने, तो ये देखें दोनों रोज के मीन्स उसने कैलकुलेट करके दे दिए मुझे। ठीक है, दोनों रोज की एवरेज कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक हो गया जी, अब हमारे पास आ गया जी मीडियन। मीडियन हमारे पास क्या होती है, मीडियन हमारे पास बिल्कुल सेंटर वाला नंबर होता है। हम इस अरे को, हमारे पास लेट से ये वाली अरे थी ना, ये अरे थी, इसको हम सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और इसकी फिर जो सेंटर वाली वैल्यू होंगी ना, उसको हम कहते हैं मीडियन। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से। लेट से हमारे पास ये एक लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 2 रह गए हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये कितने एलिमेंट्स है, 1 2, पहले चेक करेंगे सॉर्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो ये सॉर्टेड है। अगर ना होती तो लेट से मैं इसे ए डॉट सॉर्ट कर देता ना, तो ये मेरे पास खुद सॉर्ट हो जाती है दोबारा। प्री सॉर्टेड थी तो इसे करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन लेट से इसके अंदर मैं 7 और 6 ऐसे कर देता, तो ये देखें यस उसने दोबारा सॉर्ट कर दिया। ठीक है, एनीवेज सॉर्ट करके ना आपने अब चेक करना होता है कि इसकी सेंटर वाली कौन सी वैल्यू बनती है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, अब फोर्थ एलिमेंट और फिफ्थ एलिमेंट ये दो वैल्यूज हमारे पास सेंटर में आ रही हैं, राइट। इसके मतलब कि 3 एंट्रीज इधर है और 3 इधर है, ये दोनों सेंटर में आ रही हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, 4 + 5 को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है ना, मीडियन अगर हमने कैलकुलेट करना है, तो लेट से मेरे पास उसी तरह से ये करेगा। ठीक है जी, ये करे है मेरे पास, और मैं इसके अंदर कहता हूँ यार कॉलम, पहले मुझे सिर्फ ना
मीडियन कैलकुलेट करके दो। मीडियन मेरे पास कैसे होगा, एनपी डॉट मीडियन का एक फंक्शन है जिसके अंदर हम उसे एआरआर देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे मीडियन प्रिंट करेंगे, तो ये देखो उसने 3.5 हमें वैल्यू दे दी है, ठीक है। 3.5 किस तरह से है कि 4 और 5 को ऐड करें, कितना बनता है ये, 9 बनता है। ये 4 एक सेकेंड, तो 1 2 3 की है, 4 5 6 की है, राइट। तो उसने 3.5 हमारे पास वैल्यू दी है। हम्म। हाँ, तो मिडिल वैल्यू उसने किस तरह से की थी, 4 और 5 को ऐड करके, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, हाँ तो उसने 3 और 4 बेसिकली लिया ना, तो 3 और 4 का उसने ऐड करके दोनों को डिवाइड बाय 2 किया, तो 3.5 हमारे पास आंसर होगी, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से 3.5 मीडियन हमारे पास आ गया। अब लेट से मैंने सिर्फ वही सेम फंक्शन हमारे पास, कॉलम का मीडियन अगर हमने फाइंड करना है तो एनपी डॉट मीडियन करेंगे हम, अरे देंगे और एक्सिस पे 0 दे देंगे हम। हाँ, तो कॉलम मीडियन के अंदर देखें, इसमें कॉलम वाइज हमारे पास मीडियन कैलकुलेट कर देंगे। रो मीडियन का हमने करना है, उसका भी सेम है, एनपी डॉट मीडियन अरे देंगे हम और एक्सिस के ऊपर हम इसे 1 दे देंगे, ओहो 1 दे देंगे, ठीक है। तो रो मीडियन हमारे पास ये देखें, ये रो का मीडियन उसने कैलकुलेट करके दे दिया, ठीक है जी। तो इस तरह हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। और मीडियन भी हो गया। अब हम देखते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं नंबर में से, ठीक है। तो लेट से मेरे पास यही वाली अरे है, दोबारा मैं ग्रैब कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैंने लेट से अगर मिनिमम वैल्यू निकाल लिया ना, तो मेरे पास, एक सेकेंड, मिन वैल्यू निकाल लिया ना, तो मैं करूंगा एंड पी डॉट मिनिमम, ठीक है, और इसे अरे दे दूंगा। अब ये मुझे इस अरे में से मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। मिन वैल्यू अगर मैं करूंगा प्रिंट, ठीक है जी। मिनिमम वैल्यू अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा, तो ये देखें उसने मिनिमम वैल्यू मुझे बता दिया, इसमें से 1 थी, ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैंने मैक्स वैल्यू करनी है तो एन पी डॉट मैक्स और ए आर आर, ठीक है। मैक्स वैल्यू जो है वो हम इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम ग्रैब कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड, 4.5, हाँ 450 राइडर के ऊपर 200, यप यप। ओके, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमने इस तरह से कैलकुलेट कर ली है, ठीक हो गया जी। और इसके अंदर भी हम वो एक्सेस वाला एक इनपुट पैरामीटर एक्स्ट्रा हम पास कर सकते हैं इसको, ठीक है। किस तरह से, मैक्स कॉलम वैल्यू अगर मुझे चाहिए ना, तो मैं अरे दे के इसको एक्सिस के ऊपर मैं 0 कर दूँ, ठीक है। तो एक कॉलम वाइज जो है मुझे मैक्सिमम वैल्यूज बता देगा कि हर कॉलम में कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरह से काम करता है कि हमारे पास ये कॉलम वाइज मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज, और अगर हमने इसके रो के अंदर करना है तो यहाँ पे एक्सिस 0 की जगह पे 1 हम कर देंगे, तो वो रो की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता देगा हमें, ठीक है जी। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के ऊपर काम करता है ये, ठीक हो गया।
ये हमारे पास एक और कवर हो गया हमारा मॉड्यूल। अच्छा जी। तो उसके अलावा हमारे पास एक बूलियन इंडेक्सिंग का हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है। बूलियन इंडेक्सिंग। बूलियन इंडेक्सिंग हमारे पास एक तरीका होता है जिसके अंदर हम नमपाई और पैंडास और दोनों के अंदर ये इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर हम कुछ डाटा जो होता है ना, वो कुछ कंडीशंस की बेस के ऊपर ना हम वो अपने डाटा सेट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फिल्टर कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और हम लॉजिकल ऑपरेटर्स और मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करके ना, तो हम काफी कॉम्प्लेक्स फिल्टरिंग कर सकते हैं अपने डाटा की, और वही डाटा हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है। तो हम इसके अंदर कंडीशन वगैरह दे सकते हैं। वो किस तरह से? हमारे पास लेट से ये एक सिंपल सी हमारे पास एनपी अरे है, ठीक है। अब एनपी अरे के अंदर मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स आए जो कि ग्रेटर देन थ्री हैं, ठीक है। तो मैं लेट से एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाता हूँ और मैं इसे कहता हूँ कि यार डेटा के मुझे कौन सी चीजें निकाल के देनी है, आपने वो डेटा निकाल के देना है जो कि ग्रेटर देन थ्री है मेरे पास, ठीक है। तो ये मुझे थ्री से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, फोर और फाइव, राइट। तो रिजल्ट के अंदर देखो मुझे इसने फोर और फाइव की एक array दे दिया, ठीक है। तो इस तरह हम डाटा का जो है बड़ा इजीली कंडीशंस लगा के हम बहुत इजीली फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो अभी हम थोड़ा सा आगे जाके ये पैंडास के अंदर भी ये देखेंगे, यही वाला कॉन्सेप्ट बूलियन इंडेक्सिंग वाला, ये फिलहाल नमपाई के अंदर इस तरह से है। उसके अंदर भी सेम इसी तरीके से होता है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास जो अ, ये वाला काम जो है ना, ये हम थोड़ा सा डिफरेंटली करते हैं। कंडीशन बिल्कुल इसी तरह से आएगी जिस तरह इसके अंदर है, लेकिन उसके अंदर हम कॉलम के हिसाब से देते हैं। कॉलम्स हमारे पास उसके अंदर हर कॉलम का नाम होता है, और हम नाम स्पेसिफाई करके बताते हैं उसे कि यार मुझे इस कॉलम के अंदर से जो है अपना डेटा जो है उसके ऊपर ये कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम एक और काम भी कर सकते हैं, हम इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल कंडीशंस हम किस तरह से लगा सकते हैं? लेट्स से मैं कहता हूँ यार मैंने इसके अंदर दो कंडीशन लगानी है। मैं कहता हूँ यार डेटा ग्रेटर देन थ्री भी हो, ठीक है, और मैं एंड लगा के मैं कहता हूँ यार मेरे पास जो डेटा है ना वो लेस देन टू भी मेरे पास जो है वो भी मुझे करके दो, ठीक है। अब रिजल्ट जो है ना देखो, अब इसके अंदर एक सेकेंड, तो मैंने सिंटेक्स के अंदर कुछ किया गड़बड़। ओ, ये मैंने एंड का ऑपरेटर लगा दिया, तो एंड जो है वो उसके अंदर मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों कंडीशन एट अ टाइम ट्रू हो नहीं सकती, तो मैं इसकी जगह पे एंड की जगह पे लेट से ऑल लगा देता हूँ। सॉरी, ये वाला नहीं, ये ऑपरेटर लगेगा, ठीक है। ये और का ऑपरेटर है, तो मतलब ये वाला डाटा भी या फिर ये वाला डाटा भी, ठीक है। दोनों में से जोन सा भी आ जाए वो मेरे पास डाटा जो है ना वो मुझे आउटपुट में कर दो। तो ये और के लिए ये वाला है साइन, और अगर एंड लगाना है ना आपने, तो ये रिजल्ट वन कर देते हैं। डाटा मैं कह देता हूँ, अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ थ्री से ग्रेटर हो लेकिन लेस देन फाइव हो, ठीक है। अब ऐसे मेरे पास नंबर हैं, तो रिजल्ट वन जब मैं प्रिंट करूंगा ना अब यहाँ पे, तो ये देखो सिर्फ फोर ऐसा एलिमेंट था जो ग्रेटर देन थ्री था और लेस देन फाइव था, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस भी जो हैं वो यहाँ पे इनपुट कर सकते हो आप, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं हम बूलियन इंडेक्सिंग, ठीक है। कंडीशन की बेस के ऊपर अब अपना डाटा जो होता है वो फिल्टर करते हो सारा, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो सो फार नमपाई का यही वाला सारा कंटेंट था कि नमपाई के अंदर ये चीजें, ये फंक्शंस होते हैं आपके पास जिनसे आप काम कर सकते हो अपना। अब मैंने जो डाटा इसके अंदर शो करवाया आपको कोर्स के अंदर, इस सेशन के अंदर, वो बहुत लिमिटेड है, और मतलब कि पांच छह एलिमेंट्स हैं, या काम आप लिस्ट से भी कर सकते थे। लेकिन नमपाई मैंने आपको सिखाया इसलिए कि आपके पास अभी तो छोटा डाटा है, लेकिन जब आपके पास थाउजेंड या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ एंट्रीज आएंगी आपके पास एट अ टाइम, तो उनको आप लोगों ने किस तरह से टैकल करना है। क्योंकि अगर आप सिंपल लिस्ट यूज करेंगे
तो सिंपल लिस्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो पहला एक इंडेक्स चेक करता है, फिर दूसरा इंडेक्स चेक करता है, फिर तीसरा इंडेक्स चेक करता है, फिर चौथा। तो इस सारे टाइम के अंदर जो होता है, लेट से आपने कोई एक एलिमेंट सर्च करना है ना, तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और आपकी कंप्यूटेशन पावर भी जो होती है बहुत इस्तेमाल होती है। तो नमपाई उस मामले में बहुत एफिशिएंट है कि इंडेक्सिंग इसकी ऑलरेडी हुई होती है, और इसका मेमोरी इस तरह से इसकी स्टोरेज वगैरह की हैंडल या मैनेज्ड होती है कि आपको ये डायरेक्ट उस इंडेक्स के ऊपर पहुंचा देता है, और आपकी कंप्यूटेशन पावर कंपैरेटिवली बहुत कम लगती है। ठीक है। ऑब्वियसली डाटा के हिसाब से ग्रो करती है वो, लेकिन डाटा के हिसाब से उतना टाइम नहीं ग्रो करता जितना के साइज होता है आपके डाटा का। ठीक है जी। तो सो फार जो है ये मेरे नमपाई वगैरह का सारा कंटेंट था। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो चैट के अंदर पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो। किसी का कोई क्वेश्चन। ओके। ठीक हो गया। तो ये था numpy से रिलेटेड सारा कंटेंट। अब हम मूव करते हैं। आ, इसको मैं रीनेम कर दूं, पाइथन सेशन नंबर 3। ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं जी पैंडास की तरफ। हमारे पास जो हमारा सेकंड हाफ है आज के सेशन का, वो हम स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर हमारे पास लाइब्रेरी है पैंडास की। ठीक है। पैंडास भी सिंपल आपके पास डाटा मैनिपुलेशन और डाटा हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। अ, इसका भी वही एडवांटेजेस हैं, इसके भी परफॉर्मेंस वगैरह बहुत हाई होती है, डाटा स्ट्रक्चर्स बहुत आसानी से आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर डाटा एनालिसिस के बहुत ज्यादा टूल्स होते हैं जो कि आप डाटा साइंस वगैरह के अंदर, और डिफरेंट रिसर्च फील्ड्स होती हैं, इवन एआई के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है। अ, मैं की फीचर्स बता देता हूँ आपको पैंडा के। की फीचर्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली चीज आती है ना, वो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डेटा फ्रेम्स का। ठीक है। डेटा फ्रेम का हमारे पास कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे पास जिस तरह एक स्प्रेडशीट या फिर एक एसक्यूएल टेबल होता है ना, कि हमारे पास टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर्ड होता है, कि हमारे पास एक रो होती है और एक कॉलम होती है। हमारे पास हर रो के अंदर एक डिफरेंट कह लें कि वैल्यू स्टोर होती है ऑफ द सेम आइडेंटिटी। किस तरह से, लेट से एज है, एज का मैंने कॉलम बनाया हुआ है। ठीक है। अब मेरी एज डिफरेंट होगी, आप लोगों की एज डिफरेंट होगी, तो उसके अंदर हर एंट्री की जो वैल्यू होगी ना, वो एज के कॉलम की हर एंट्री जो होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस रो के अंदर आ रही है। ठीक है। मेरी एज 21 है, तो मेरी रो के अंदर 21 आएगी एज। आपके अंदर लेट से अजहर जो है हमारे यहाँ पे, उनकी लेट से अगर एज हमारे पास 22 है, तो वो हमारे पास उनके कॉलम रो के अंदर हमारे पास एज 22 आएगी। ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरह स्प्रेडशीट की फॉर्म के अंदर हमारे पास डाटा जो है वो स्टोर हो जाता है। ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास मैनिपुलेशन बहुत आसान हो जाती है, और विजुअलाइजेशन भी हमारे डाटा की जो होती है वो काफी ज्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर डाटा आ जाता है। अभी मैं आपको डाटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करके ये दिखाऊंगा, और आपको पता लगेगा कि किस तरह से आपके पास एक स्प्रेडशीट की फॉर्म में सारा डाटा आ जाता है। ठीक है। ये हमारे पास डाटा फ्रेम का कॉन्सेप्ट है। सेकंड हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास सीरीज का है। ठीक है। सीरीज क्या होती है, हमारे पास जिस तरह लिस्ट होती थी ना, कि हमारे पास एक वन डायमेंशनल अरे होती थी, जिसके अंदर हमारे पास किसी भी टाइप का डेटा स्टोर हो सकता था। सीरीज बेसिकली वही है। अगर मैं इसको दूसरी जुबान में लिखना चाहूँ ना, तो ये हमारे पास 1D लिस्ट होती हैं ऑफ द ऑफ
डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, एक 1D लिस्ट होती है जिसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं। ओके, जिसके अंदर ये हमारे पास तब यूज होती हैं जब हमने लेट से एक कॉलम को हमने आइसोलेट कर लेना होता है, तो उसे हम एक 1D लिस्ट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और फिर हम उस हमारे पास उसके ऊपर मैनिपुलेशन करना जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो सीरीज हमारे पास ये रोल प्ले करती हैं। उसके बाद हमारे पास की फीचर्स होते हैं पेंडा के, वो डेटा क्लीनिंग होता है हमारे पास। हम बहुत इजीली फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं कि यार हमारे पास ये वाला डाटा फिल्टर कर दो, हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं प्रेजेंट किसी कॉलम में, वो वाले डाटा फिल्टरिंग और सिलेक्शन जो होती है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, उसके बाद डाटा सिलेक्शन एंड फिल्टरिंग, इसके अंदर भी मोर और लेस वही सेम चीज़ें हैं। फिफ्थ नंबर के ऊपर है हमारे पास एग्रीगेशन एंड ग्रुपिंग, मतलब इसके अंदर हम डाटा को जो है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हम जो है सेपरेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अ वैल्यू। ठीक है, और हमारे पास 6 नंबर के ऊपर जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है इसके अंदर पैंडास लाइब्रेरी के अंदर, दैट इज डाटा विजुअलाइजेशन। हमारे पास जो डाटा होता है हम उसको एक्टिवली प्लॉट्स के अंदर हम प्लॉट करेंगे उन्हें। ठीक है, डाटा को अपने प्लॉट करेंगे और उसको हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम देखेंगे कि ग्राफ के अंदर, डिफरेंट ग्राफ्स के अंदर हमारे पास वो डाटा किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन की फीचर्स हैं पैंडा के, पैंडास लाइब्रेरी जो है हमारे पास। ठीक है, अब पैंडास लाइब्रेरी का मैं आपको जनरल सा दिखा देता हूँ कि किस फॉर्म के अंदर ये डाटा स्टोर होता है। ठीक है, तो अगर हमने पैंडास अगर इंपोर्ट करनी है ना हमने, तो हमारे पास पैंडास के इस ये सिंटेक्स रहेगा, इंपोर्ट पैंडास एज पीडी। ठीक है, पैंडास की जो लाइब्रेरी होती है हम उसे यूजुअली पीडी की एब्रीवेशन के साथ हम जो होता है उसको इंपोर्ट करते होते हैं। ठीक है, तो कहीं भी आपको कोड के अंदर पीडी लिखा हुआ आ जाए उसका मतलब होता है कि पैंडास लाइब्रेरी बेसिकली यूज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर हम करते इस तरह से हैं, हमारे पास जो डाटा होता है ना वो डाटा इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरीज ही होता है हमारे पास। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पहले लेफ्ट साइड के ऊपर जो की होती है ना हमारे पास वो कॉलम का नेम होता है। ठीक है, कॉलम के नेम के अंदर अब लेट से मेरे पास यहाँ पे एक एंट्री तो नहीं होगी, हमारे पास मल्टीपल नेम्स होंगे, मल्टीपल एजेस होंगी उनकी, और फिर मल्टीपल सिटीज। लेट से हमारे पास हम 3 वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं, नेम, एज एंड सिटी। ठीक है, अब 3 कॉलम्स हम बनाना चाह रहे हैं और हर कॉलम के एंड के ऊपर जस्ट सेकेंड। ठीक है, नेम, एज और सिटी हमारे पास ये 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब हर एलिमेंट की या हर एंट्री की हमारे पास एक नेम होगा, एक एज होगी और एक उसकी सिटी होगी जहाँ पे वो रहता है। ठीक है, सो लेट से शाहजेब नाम है मेरा। ठीक है, कि मेरे पास एक एंट्री होगी, कॉमा लगाएंगे हम एंड के बाद, जो डिक्शनरीज का हमारा सिंटेक्स होता था। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड कॉलम है वो हमारे पास एज का है। ठीक है जी, एज के अंदर लेट से मेरी 21 एज है। ठीक है, और फाइनली हमारे पास आ जाती है सिटी, तो सिटी मेरी लेट से आई एम फ्रॉम पिशावर। ठीक है, तो ये मेरे पास लेट से एक डेटा है जिसके अंदर मेरे पास नेम है, मेरा एक नेम का कॉलम है जिसके अंदर एक एंट्री है, एज है और सिटी है। ठीक है, अगर मैं आपको स्प्रेडशीट की फॉर्म में दिखाऊं ना तो ये कुछ इस तरह से है, ताकि आप लोगों के लिए विजुअलाइज करना आसान हो जाए। मेरे पास एक यहाँ पे नेम की एंट्री है, मेरे पास एक एज की है और मेरे पास एक सिटी की है। ठीक है, अब ये 3 एंट्रीज है मेरे पास। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे नेम के अंदर मैंने एक एंट्री कर दिया है शाहजेब की, एज 21 की, और मेरे पास सिटी आ जाती है लट से पिशावर। ठीक है जी, इसको जरा एक्सपेंड कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से मेरे पास डाटा स्टोर्ड है। अब मैंने इसके अंदर दूसरी एंट्री करनी है ना तो मैं इस तरह से करूंगा, अरसर 22, और वो भी लेट से पिशावर में। ठीक है,
तो इस तरह से मेरे पास एंट्रीज आ जाती हैं, राइट। और मैं जितनी एंट्रीज डालता जाऊंगा वो नीचे एज अ रो की फॉर्म के अंदर हमारे पास स्टोर होती रहेंगी। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे एक नेम होगा, ये पहली एंट्री है, ये उसकी एज वाला कॉल रो है, और ये उसकी सिटी वाली रो है, ठीक है। शाहजेब 21 पिशावर। सेकंड एंट्री मैंने इसके अंदर करनी होगी ना, तो मैं इस तरह से करूंगा, अजहर, और एज उसकी 19 लेट्स से, और सिटी उसकी लेट्स से नौशहरा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास डाटा जो होता है ना डिक्शनरीज वगैरह के अंदर स्टोर्ड होता है कि हम मल्टीपल एक कॉलम के अंदर हम मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको लेट से मैंने एक डाटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करना ना, इसको मैं अगर सिंपल ऐसे प्रिंट करूंगा ना, तो ये देखें मेरे पास इस फॉर्म के अंदर डाटा प्रिंट हो रहा है, जो कि मेरे पास एक खास विजुअल इसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पहली बात। दूसरा, मेरे पास इसके अंदर कोई इस तरह के फंक्शनैलिटीज नहीं है जो कि मैं इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकूं। तो पैंडास मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं डाटा फ्रेम जो होता है ना हमारा, दिस इज कॉल्ड डाटा फ्रेम, ठीक है, जिसके अंदर हमारा सारा डाटा स्टोर्ड होता है। डाटा फ्रेम के अंदर ना हम डीएफ को बेसिकली उससे रिप्रेजेंट करते हैं। जहां भी आपको डीएफ नजर आए उसका मतलब होता है डाटा फ्रेम। इसके अंदर हम पैंडास की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करके डाटा फ्रेम का हमारे पास एक फंक्शन होता है, ठीक है। डाटा फ्रेम के फंक्शन के अंदर हम इसे अपना डाटा देते हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये इसे एक पैंडा के डाटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर दिया उसे, ठीक है। अब अगर मैं करूंगा ना यहाँ पे प्रिंट डीएफ, अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये देखें, ये प्रॉपर उसने रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म के अंदर मुझे रिप्रेजेंट कर दिया। ये 01 क्या है, ये 01 हमें नंबर ऑफ रो बता रही है, ये कौन सा नंबर ऑफ रो है। इंडेक्सिंग हमारी हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो इस तरह से 0 है, ये 1 है, और अगर मैं कोई और एंट्री करूंगा तो वो इसके आगे आ जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह से हम पूरी पूरी जो है डाटा फ्रेम्स वगैरह को प्रिंट कर सकते हैं। अब लेट से मैं चाहता हूँ यार कि सिर्फ इसके अंदर ना मुझे नेम वाला जो कॉलम है ना उसकी एंट्रीज मुझे प्रिंट हो, तो वो जिस तरह हम इवन उसके अंदर भी करते थे, डिक्शनरीज में भी करते थे कि डिक्शनरी का नेम और आगे हम की दे देते थे उसकी कि कौन सी की आपने प्रिंट करनी है। तो लेट से इसकी एज वाली की मैंने प्रिंट करनी है, तो ये देखें उसने एज की दोनों वैल्यूज हमें मुझे प्रिंट करके दे दी है। नॉट टू मेंशन ये साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता है कि मेरा डाटा जो है वो किस टाइप का है, ठीक है जी। तो डाटा फ्रेम्स का एक ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया कि आपने किस तरह से डाटा फ्रेम्स क्रिएट करने हैं, और उसके अंदर आप किस तरह से एंट्रीज वगैरह आपके पास किस फॉर्म के अंदर होती हैं, डाटा किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ठीक है जी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो फिलहाल तो पूछ लें, चैट के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो पूछ सकता है, साथ साथ मैं चैट एक्टिवली मॉनिटर कर रहा हूँ सर, ठीक है जी। अब मैंने आपको उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ पे डाटा फ्रेम्स के बाद सीरीज का, ठीक है। सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 1D अरे होती है हमारे पास, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कॉलम का जो होता है ना वो सारा डाटा, कॉलम को हम बेसिकली आइसोलेट कर लेते हैं और उसके ऊपर हम जो होते हैं ना अपने सारे जो एक्शन वगैरह होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब लेट से मेरे पास डाटा था ऑलरेडी 1D फॉर्म के अंदर था, ठीक है। ये 10 20 30 40 50 लेट से मेरे पास ये डाटा है, और मैं कहता हूँ यार मैंने इसको ना सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पैंडास की वही पीडी यूज करके सीरीज, और हम इसे आगे डाटा दे देंगे अपना, ठीक है। और अगर मैं अब करूंगा ना प्रिंट सीरीज, तो एक सीरीज के फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। सीरीज का मतलब क्या है, 1D है हमारे पास, ये सारा डाटा ये हमारे पास तो बेसिकली बता रहा है ना कि हमारे पास कौन सी रो है, ठीक है, ये हमें वो शो कर रहा है। लेकिन ये राइट साइड वाली हमें बता रही है कि हमारे पास सिंगल उसके अंदर सीरीज के अंदर सिंगल कॉलम के फॉर्म के अंदर है हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम वो सिंपल जो हमारे लिस्ट वाले फंक्शन थे वही वाले फंक्शन हम इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से मैंने इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाना है, सिंपल सीरीज 0 करूंगा मैं, ठीक है। और इस तरह से इंडेक्सिंग वगैरह जो है वो मैं बहुत इजीली इसके डाटा की इस तरह कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास इसके अंदर वो लाजमी नहीं होता कि मैं इसे की दूं, या क्योंकि की का कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। 1D अरे है हमारे पास, और 1D लिस्ट है बेसिकली, और इसके अंदर हम सिंपल इंडेक्स देके उसको उसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं,
ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया एलिमेंट्स सीरीज के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं 2D लेबल डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा फ्रेम्स के अंदर ना। डेटा फ्रेम्स के अंदर ये बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है जो कि मैं ऑलरेडी आपको करवा कर आया हूँ, ये वाला जिसके अंदर हम मल्टीपल, ये 2D फॉर्म के अंदर होता है ना हमारे पास, कि हमारे पास ये रो होती है हमारे पास, और फिर हर कॉलम होती है, हर रो एंड कॉलम के हिसाब से अलग एंट्री होती है हमारे पास। ठीक है, तो यही वाला सेम कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको कहते हैं 2D लेबलिंग, सॉरी 2D लेबल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, पैंडास की जुबान में, जो इस फॉर्म के अंदर होता है हमारे पास। ठीक है जी। और इसके अंदर वही हमारे पास एक्सेस करने के हमारे पास क्या तरीके थे, इसको पहले डीएफ के अंदर मैं स्टोर करूंगा, पीडी डॉट डेटा फ्रेम है हमारे पास, और डेटा फ्रेम हमारे पास डेटा का है, राइट। सो डेटा के अंदर लेट से आई वांट टू प्रिंट द कॉलम एज, एज मैं इस तरह से प्रिंट करूंगा। लेट से आई वांट टू प्रिंट, लेट से ये हमारे पास अब इसके अंदर, ये डेटा फ्रेम के अंदर हमारे पास सारी थी ना रोज, अगर मैं दिखा सकूं आपको। हाँ ये देखें हमारे पास, सॉरी ये देखो, सिंपल डीएफ लिखो तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से आ जाता है, प्रिंट करोगे तो वो प्रिंट करने वाला तरीका आ जाएगा। ये देखो अब ये जीरो रो के अंदर हमारे पास ये वाली एंट्री थी ना, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास जीरो रो जो है ना वो प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है जिसे हम कहते हैं लॉक, डीएफ लॉक। और आगे हम इसे बता देते हैं कि हमारे पास कौन सी रो चाहिए हमें, लेट्स से वन रो चाहिए ना, तो ये देखें वन रो नेम अजहर एज 19 सिटी नौशहरा। ठीक है जी, इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो हमारे पास ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी, मोर और लेस सेम आउटपुट है। ठीक है, तो ये लॉक वाला फंक्शन जो है ना, ये लोकेशन हमें हम बता दें कि कौन सी रो हमें जो है आउटपुट के अंदर चाहिए, और ये वाली लोकेशन हमें वो वाली रो प्रिंट कर देता है। ठीक है, दूसरा भी तरीका हमारे पास ये भी हो सकता है कि लेट से मैंने करना है कि यार डीएफ के अंदर ना मुझे एज वाले कॉलम के अंदर ना, लेट से मुझे पहली एंट्री जो है वो प्रिंट करके दो। ठीक है, तो एज वाले कॉलम के अंदर मेरे पास पहली एंट्री 21 थी, तो अगर मैं इस तरह से करूंगा तो ये मुझे 21 प्रिंट करके दे देगा, आउटपुट में 21 दे देगा। ओके, तो इस तरह से हम मल्टीपल जो है प्रिंट कर सकते हैं वैल्यूज वगैरह इन द सेम कॉलम, पूरी की पूरी रोज प्रिंट कर सकते हैं हम पूरे के पूरे कॉलम्स वगैरह प्रिंट कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके अंदर हमने बेसिकली करना यही होता है, हम डेटा को आइसोलेट करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जितने हमने फिल्टरिंग या फिर सिलेक्शन वगैरह की टेक्निक्स अप्लाई करनी होती है वो हम करते हैं, और उसके बाद हम उस डाटा के ऊपर जो सी हमने कंप्यूटेशन वगैरह परफॉर्म करनी होती है वो करते हैं। तो हमारे पास डाटा आता है, उसके अंदर हमारे पास बहुत सी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि इस तरह की होती हैं जिनका हमारे पास कोई यूज नहीं होता। ठीक है, तो हम ये पैंडास लाइब्रेरी हमारे पास वो वाली टेक्निक्स वगैरह, वो वाले मेथड्स और फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम वो सारे डाटा को क्लीन करते हैं, और हम सिर्फ वो वाला डाटा इनके ऊपर अपने पास रखते हैं जिसके ऊपर हमने एक्चुअल में ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा था सीरीज वाला भी टॉपिक क्लियर हो गया। अब आता है हमारे पास डाटा सेलेक्ट, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम मॉड्यूल्स हैं, तो इसके अंदर मैं ये वाला बेसिकली करवाऊंगा आपको, डाटा सिलेक्शन एंड फिल्टरिंग, और उसके अंदर हमारे डाटा क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली डाटा क्लीनिंग ही हम कवर करते हैं इस सारी चीज़ों के थ्रू। ठीक है, सिलेक्शन और फिल्टरिंग के थ्रू। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम करेंगे डाटा सिलेक्शन एंड फिल्टरिंग। ओके जी, अब लेट से मेरे पास ये एक डाटा फ्रेम है। ठीक है, डाटा फ्रेम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास ये डाटा फ्रेम है, इसके अंदर मैं इसको इंपोर्ट करूंगा, पहले तो डाटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करूंगा पैंडास के, तो पी डी डॉट डाटा फ्रेम,
और फिर डाटा दे दिया मैंने, तो ये डाटा फ्रेम मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे ना इसके अंदर सिर्फ कुछ कॉलम चाहिए। ठीक है, मैं इसका नहीं चाहता कि यार मेरे पास सारे कॉलम्स हो। लेट्स से इसके अंदर मैं कहता हूँ यार मुझे सिर्फ नेम और एज के कॉलम से काम है, मेरे सिटी वाले जो मेरा कॉलम है ना उसका मेरे पास कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ ये नेम और एज जो है ना ये मेरे पास डिफरेंट कॉलम्स के तौर के ऊपर ना मेरे पास आ जाए। तो सेलेक्टेड कॉलम्स का हम इस तरह से करेंगे डीएफ, और हम इसके आगे बता देंगे हमने कौन कौन सा करना है। नेम चाहिए हमें, और हमें क्या चाहिए, एज चाहिए। ठीक है, सॉरी, एज चाहिए, राइट। कि ये हमें एरर दे रहा है, ये एरर हमें क्या दे रहा है, एरर हमें ये दे रहा है कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी थी डबल स्क्वायर ब्रेसेस, क्योंकि बेसिकली हम उसे लिस्ट देते हैं ना कि ये कॉलम हमें प्रोवाइड कर दो। अगर मैंने इसके अंदर मुझे सिटी का भी चाहिए होता तो मैं इस लिस्ट के अंदर ये सिटी भी मेंशन कर देता कि सिटी भी मुझे आउटपुट करके दो। ठीक है, हमें फिलहाल कौन से चाहिए, नेम और एज चाहिए सर। तो हम बेसिकली से एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर, और उस लिस्ट के अंदर हमारे पास सारे कॉलम्स के नाम होते हैं जो उनसे हमें चाहिए होते हैं। तो अगर मैं आप सिलेक्टेड कॉल्स करता हूँ ना, तो ये देखें मेरे पास सिर्फ नेम और एज आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है सेलेक्टिंग कॉलम्स बाय नेम, नेम के हिसाब से हम कॉलम जो होते हैं अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब लेट्स से मेरे पास कॉलम्स के नाम नहीं है। ठीक है, ये तो था बाय नेम, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ सेलेक्टिंग कॉलम्स बाय नेम। ठीक है, अब लेट्स से मेरे पास कॉलम का नेम नहीं है। ठीक है, मेरे पास कॉलम का नेम नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि यार मुझे सिर्फ इंडेक्स पता है कि यार मुझे सिर्फ पहला कॉलम चाहिए, लेकिन पहले कॉलम का नाम नहीं आता मुझे। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं करूंगा कॉलम बाय इंडेक्स। ठीक है, इस केस के अंदर मैं करूंगा सेलेक्टेड कॉल ही होगा मेरे पास, और डीएफ के अंदर मैं कहूंगा यार मेरे पास एक फंक्शन है आई लोकेट का। ठीक है, ये मेरे पास क्या करता है, इसे मैं इनपुट पैरामीटर देता हूँ कि यार स्टार्ट से लेके मतलब कि ये मुझे बताता है कि सारे कॉलम्स में से। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे नंबर भी दे सकता हूँ कि यार कॉलम नंबर 2 से 0 से स्टार्ट होती है ना, तो कॉलम नंबर 3 से हमारे पास कॉलम नंबर 4 से पहले पहले मतलब 2 और 3 कॉलम के दरमियान में से ना मुझे ये वैल्यूज जो है, ये वाले कॉलम्स जो है वो निकाल के दे दो। ठीक है, इंडेक्स दे देते हैं, लेकिन हमने अभी इसको नंबर नहीं बताना, हमने इसे सिर्फ कहना है कि यार मुझे कॉलम नंबर 0 चाहिए और मुझे कॉलम नंबर 2 इंडेक्स चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर करूंगा ना सेलेक्टेड कॉल्स, तो देखें उसने नेम और सिटी मुझे दिया, क्यों, नेम का इंडेक्स 0 था, सिटी का इंडेक्स 2 था। ठीक है, तो इस तरह से हम आई लॉक वाला हमारा जो होता है फंक्शन जो होता है उसे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमने कौन सा कॉलम उठाना है डिपेंडिंग अपॉन द इंडेक्स। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार मैं इसको 2 से पहले पहले इंडेक्स के ऊपर रोकना चाहता हूँ। ठीक है, तो 2 से पहले पहले हमारे पास कौन सा था, तो ये देखें इसने हमारे पास सेकंड नंबर रो से पहले पहले जितने हमारे पास एंट्री थी ना वो हमें आउटपुट करके दे दिया। अगर मैं यहाँ पे कोई भी ना ना करता, तो ये देखें इसने मुझे सारी रोज प्रिंट करके दी। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स दे दिया ना, मैंने इंडेक्स दे दिया, लेट्स से 1 दे दिया, तो 1 से पहले पहले 0 आता है, राइट, और 0 से इसने स्टार्ट करना, तो 0 इंडेक्स वाला सिर्फ जो हमारी रो होगी ना वो मुझे आउटपुट में करके देगा। ठीक है, तो आपके पास ये भी फंक्शनलिटी होती है इसके अंदर कि आप ना कि सिर्फ कॉलम अपनी मर्जी के उठाओ, आप इसके अंदर अपनी रो भी जो होती है वो अपनी मर्जी की उठा सकते हो कि कितनी रोज आपने प्रिंट करवानी है। ठीक है, पर नाउ मैं सारी प्रिंट करवा, ठीक है, तो यप, अच्छा अब वो जिस तरह से, ये तो हो गया जी हमारे पास कॉलम्स हमने किस तरह से सेलेक्ट करने हैं। अब हमारे पास आते हैं इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी ऊपर भी पढ़ाया था आपको सीरीज से पहले, ये वाला कंडीशंस वाला, बूलियन इंडेक्सिंग के अंदर हम किस तरह से कंडीशंस वगैरह लगा के हम अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं।
वो सेम काम हमारे पास यहाँ पे भी हो सकता है पैंडास के अंदर भी। वो किस तरह से, ये है हमारे पास डेटा फिल्टरिंग या फिर बूलियन इंडेक्सिंग भी करते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर किस तरह से करते हैं, लेट्स से मेरे पास, मैं फिल्टर्ड डेटा यहाँ पे अपने पास करना चाहता हूँ, तो मैं इसके अंदर करता हूँ सॉरी डीएफ, और जिस तरह से मैं उसके अंदर देता था कि यार डीएफ की एज जो है ना, जिसके अंदर एज वाले कॉलम के अंदर ग्रेटर देन मेरे पास 30 है ना, करके 30 मैंने ज्यादा कर दिया, ग्रेटर देन 20 है लेट्स से। ठीक है, तो वो वाला मुझे प्रिंट कर दो। अब उसके लिए मुझे यहाँ पे, किधर गया मेरा डाटा, ये वाला था राइट। मैं इसको दोबारा से मैं इसको रन कर लेता हूँ एक दफा, ताकि मेरे पास डीएफ जो है रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, डीएफ एज के अंदर मेरे पास क्या क्या था, एज मेरे पास 25 थी, 30 थी और 35 थी राइट। तो मेरे पास 30 का ही मैं लगाता हूँ। ठीक है, 30 के अंदर मेरे पास ये वाले दोनों प्रिंट होने चाहिए रोज। ठीक है, तो इस तरह से हम कंडीशन लगा के अपने पास रोज को भी फिल्टर कर सकते हैं, अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर देन 30 हमारे पास सिर्फ एक ही थी, ये वाली 35। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 30, तो इस तरह से ये उसने प्रिंट करके नहीं दिया। अगर मैं लेस देन सॉरी ग्रेटर देन अगर इक्वल टू मैं करता, तो फिर मैं मेरे पास दूसरी रो भी मेरे प्रिंट करके देता। एंड माइंड यू इसके अंदर हमारे पास जो रो नंबर होता है ना, वो हमारे पास हर आउटपुट के अंदर जीरो से स्टार्ट नहीं करता। हमारे जो मेन डाटा फ्रेम जो होता है ना, उसके अंदर जो हमारा रो नंबर एक दफा सेट हो गया ना, हमारे पास रो नंबर वही रहता है। ठीक है, लेट्स से मैंने इसके अंदर ग्रेटर देन 30 किया था ना, तो मैंने इसने जो मुझे आउटपुट करके दिया था ना, तो ये देखें यहाँ पे उसने रो नंबर 2 ही रहने दी है, क्योंकि हमारे पास जो मेन डाटा फ्रेम था ना, उसके अंदर हमारे पास चार्ली वाला जो रो थी, उसका हमारे पास नंबर 2 था। तो इस तरह से उसने हमें बजाय के हमें वो जीरो से दोबारा प्रिंट करके देता, इस आउटपुट के अंदर उसने हमें वही वाला रो नंबर प्रिंट करके दिया, जो कि एक्चुअल हमारे डेटा फ्रेम के अंदर था। ठीक है जी। उसके अलावा हम इसके अंदर मैं इक्वल टू भी कर देता हूँ। ठीक है, जिस तरह हमने ऊपर नमपाई के अंदर हमने देखा था कि हम मल्टीपल कंडीशंस वगैरह लगा सकते हैं, इसके अंदर भी हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जिसकी एज ग्रेटर देन 30 हो, और मैं एक एंड का ऑपरेटर लगाता हूँ, और मैं कहता हूँ डीएफ सिटी जो है ना, वो मेरे पास किसके बराबर हो, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को के बराबर हो, तो वो वाली मुझे प्रिंट करके दो। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे कह रहा है कि भाई इसको आपने स्पेसिफाई करना है किसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, ताकि उसे पता लगे डिफरेंट कंडीशंस है। ठीक है, तो अब मैं फिल्टर डाटा अगर प्रिंट करूंगा, तो ये देखें उसने इस तरह से मुझे प्रिंट करके दिए। ठीक है, दोनों कंडीशन जिनके ऊपर अप्लाई हो रही थी, उसने वो मुझे सिर्फ वही वाली एंट्रीज प्रिंट करके दी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है डाटा फिल्टर कर सकते थे। ठीक है, ये एक तरीका है। और लेकिन इसका अगर आप देखो ना, तो इसके अंदर खिचड़ी बहुत ज्यादा पकी हुई है, और मतलब कि बहुत क्लटरी सा इसका सिंटैक्स है। आपने इसके अंदर डीएफ, एक तो आपने बाय लिखा हुआ है, उसके बाद आपने लगाई है स्क्वायर ब्रेसेस के बाद दोबारा डीएफ और स्क्वायर ब्रेसेस आ गया, तो ये काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, इसका आसान तरीका क्या है, मैंने आपको याद हो तो बताया था कि पैंडास के अंदर आपके पास जो डाटा होता है ना, वो टेबल्स की फॉर्म के अंदर स्प्रेडशीट्स होती हैं, या फिर एसक्यूएल की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल के फॉर्म में स्पेसिफिकली मेंशन मैंने इस तरह से किया था, क्योंकि इसके अंदर आप क्वेरीज लिख सकते हैं, जिस तरह एसक्यूएल के अंदर लिख सकते थे। एसक्यूएल के अंदर आपके पास होते थे ना इसी तरह टेबल्स की फॉर्म में डाटा होता था राइट, और आप कॉलम की बेस के ऊपर एंट्री लिखते थे कि यार एज अगर ग्रेटर देन 30 है तो मुझे प्रिंट करके दो, और इसी तरह से सिटी आप कह लो कि लॉस एंजलिस है तो मेरे पास वो प्रिंट करके दो। इसके अंदर भी आप एंट्रीज लिख सकते हो, ये क्वेरीज लिख सकते हो। ठीक है, किस तरह से लिख सकते हो, मेंशन कर दूं मैं यहाँ पे कि ये क्वेरीज हैं। ठीक है, क्वेरीज किस तरह से लिख सकते हो, आप कहते हो यार df डॉट क्वेरी। ठीक है, ये एक फंक्शन है आपके पास,
जिसको आप स्ट्रिंग के फॉर्म में देते हो, ठीक है। आप कहते हो एज इज इक्वल टू, या फिर मैं कहता हूँ एज ग्रेटर देन 30 है मेरे पास, ठीक है। एंड सिटी जो है मेरे पास वो इक्वल टू होनी चाहिए किसके, मैंने सिंगल ब्रेसेस बाय यूज कर, सिंगल पैरेंथेसिस बाय यूज कर ली थी, सॉरी सिंगल कोट्स मैंने यूज करनी थी बाय, तो मैं अंदर डबल कोट्स करूंगा, राइट। सिटी इज इक्वल टू लेट्स से लॉस एंजलिस, ठीक है। अब इसने मुझे क्या करके दी, फिल्टर डाटा, तो ये देखें इसने मुझे एज ग्रेटर देन 30 वाला प्रिंट करके दिया, जिसकी सिटी लॉस एंजलिस थी वो उसने वो प्रिंट करके दिया मुझे, ठीक है। यहाँ पे मैं और करता, तो ग्रेटर देन 30 मेरे पास एक ही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मैं कर देता, तो देखें सैन फ्रांसिस्को प्रिंट करके दिया इसने मुझे, एक ये दोनों एंट्रीज प्रिंट करके दिए, क्यों, दोनों के अंदर 30 वाली कंडीशन जो थी फुलफिल हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे 30 एंड कर देता मैं सिटी, तो अब ये देखें सिर्फ एक एंट्री है जिसके अंदर एज ग्रेटर देन 30 है और लॉस एंजलिस सिटी है, ठीक है। तो इसके अंदर जिस तरह आप एसक्यूएल के अंदर अपनी क्वेरीज लिखते होते थे, इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये तो देख लिया हमने कि डाटा को डाटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट किस तरह से करना है हमने, और उसके अंदर हम किस तरह से स्लाइसिंग वगैरह और वो सारा काम किस तरह से हम कर सकते हैं, किस तरह से डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स से मैंने इसके अंदर डाटा को करना है चेंज, ठीक है, मॉडिफाइंग डाटा इन डाटा फ्रेम, ठीक है। डाटा को मॉडिफाई करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक फंक्शन है लॉग का, उसके अंदर मैं क्या कहूंगा यार, डीएफ के अंदर जो मेरे पास नेम वाला है ना कॉलम, ठीक है, उसको जिसके अंदर डीएफ नेम जो है ना मेरे पास बॉब है ये वाला, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार बॉब की एज जो है ना वो मैंने +1 करनी है, 30 से 31 करनी है मैंने, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा यार, लोकेशन जो है ना, नेम जहाँ पे बॉब है बंदे का, ठीक है, उसके एज वाले सेक्शन के अंदर, एज वाली एंट्री के अंदर मैंने काम करना है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करना चाहूंगा, इसके अंदर मैं यही वाली जो एंट्री है इसके अंदर +1 करके मैं इधर ही स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली बॉब का जो एज वाला कॉलम है उसके अंदर मैं +1 करना चाहता हूँ, और वो मैं वापस उसी लोकेशन के ऊपर स्टोर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। इसका अगर सिंटेक्स मैंने छोटा करना है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया, अगर सिंटेक्स आपने छोटा करना है तो आप सिंपल यहाँ पे प्लस इक्वल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक ऐड करो, दोबारा उसको उसी जगह के ऊपर स्टोर कर दो, तो ये देखो अब बॉब की एज के अंदर 1 इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह से हम वैल्यूज जो है वो इंक्रीमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता था इसके अंदर एज जो है 55 भी कर सकता था, तो ये देखें एज चेंज हो गया 55 हो गया, ठीक है। तो इसका इस तरीके से आप एक खास वैल्यू को एक्सेस करके और आप उसके अंदर वैल्यूज वगैरह जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर अब लेट से आपने एक बड़े मजे का काम होता है इसके अंदर एसक्यूएल, अगर आपको याद हो किसी ने पढ़ी हो, तो उसके अंदर इस तरह से होता था कि यार मैं ना बेस्ड अपॉन एक कॉलम की वैल्यू के मैं एक दूसरा कॉलम बना सकता था जिसके अंदर मैं अपनी मर्जी की वैल्यूज रख सकूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार 30 से बिलो जो है ना, मैं इसकी वैल्यू दोबारा ना वापस कर देता हूँ, 29 कर देता हूँ बल्कि, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यार 30 से बिलो वाले जो है ना उनको मैं कंसिडर करता हूँ यंग, और 30 से जिनकी एज बड़ी है ना उनको मैं कंसिडर करता हूँ ओल्ड या एडल्ट कंसिडर करता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जिसके अंदर मैं यंग वाले जो है ना, जितने भी एज जिनकी 30 से बिलो है उनके सामने यंग आ जाए, और जिनकी एज 30 से अबव है उनके सामने मेरे पास एडल्ट आ जाए, ठीक है। तो मैं इस ये काम इस तरह से कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे डीएफ लिख के ना यहाँ पे अपने नए कॉलम का नेम लिखूंगा, लेट्स से मैं कहता हूँ
एज ग्रुप में लिख देता हूँ। ठीक है, एज ग्रुप का मैं कॉलम बनाऊंगा जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन लिखना शुरू करूंगा। ठीक है, एज डॉट अप्लाई, अब यहाँ पे होंगे लैम्डा फंक्शन यूज। लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं कि लैम्डा फंक्शन उस टाइम के पर एग्जीक्यूट होते हैं जब आपका ये वाला कोड जो होगा वो रीड किया जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा फंक्शंस नॉर्मल फंक्शन के मुकाबले में ना थोड़ा से फंक्शन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इनको हम वर्चुअल फंक्शन भी कहते होते हैं। कि आपको सिंटेक्स अगर मैं दिखाऊं तो आपको समझ आ जाएगी ये काम किस तरह से करते हैं। ठीक है, मैंने दो वैल्यूज रख दी हैं। एक एज रखती है, इफ एज इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, एल्स मैं क्या कर दूंगा वहां पे, एडल्ट कर दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन बनाया है। ठीक है, जिसके लिए कीवर्ड है मेरे पास लैम्डा। ठीक है, और मैंने उसे कहा कि एक इनपुट पैरामीटर आपको मिलेगा एज। ठीक है, अगर एज 30 से लेस हुई ना तो यंग कर देना, और अगर नहीं हुई तो फिर मेरे पास वहां पे एडल्ट स्टोर हो जाएगा, कहाँ पे, एज ग्रुप नाम के कॉलम में। ठीक है, और एक किसकी बेसिस के ऊपर मैंने करनी है सारा काम, ये एज की बेसिस के ऊपर करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसे अब रन करूं, वो इसने मुझे एरर दे दिया है। ये एरर मुझे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ओए अप्लाई के स्पेलिंग, अप्लाई के स्पेलिंग हमने गलत कर दिए थे। अब हम अगर करें ना डीएफ करें तो यहाँ पे देखें एज ग्रुप नाम का हमारा एक सेकंड कॉलम हमारे पास हो गया है, जिसके अंदर हमारे पास 30 से बिलो वाले यंग है सारे, और 30 से ऊपर वाले एडल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम नए कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लैम्डा फंक्शंस के बारे में अगर आप थोड़ा मजीद डिटेल में जाके पढ़ेंगे ऑनलाइन तो आपको समझ आएगा कि लैम्डा फंक्शंस हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास ये सिंटेक्स है। अगर हमें किसी एक कॉलम की बेस के ऊपर एक नया कॉलम ऐड करना होता है। ठीक है, ओके, ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं जी डाटा क्लीनिंग की तरफ। डाटा क्लीनिंग वाले के अंदर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था कि लेट्स से हमारे पास एक डाटा सेट है, उसके अंदर डाटा फ्रेम है हमारे पास। उसके अंदर हम कहते हैं कि यार हमारे पास बहुत सी ऐसी वैल्यूज हैं जो कि नल है हमारे पास। ठीक है, जो कि इस फॉर्म के अंदर है, एन ए एन की फॉर्म पे। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर है मतलब नल है हमारे पास, तो हम चाहते हैं कि यार वो वैल्यूज ना हमने एक्सक्लूड कर देनी है। ठीक है, वो हमारे पास हमारे डाटा के अंदर वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही और हमारे बल्कि रिजल्ट्स को वो खराब करेंगी। तो हमने ये वाली वैल्यूज को जो है ना हमने एक्सक्लूड करना है उसमें से। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं डाटा क्लीनिंग है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास लेट्स एक डाटा है। ये नमपाई भी यूज किया मैंने यहाँ पे क्योंकि नमपाई के अंदर हमारे पास एन एन वाली वैल्यू होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर आपको सिंपल करके दिखाऊं एन पी डॉट एन एन, तो ये देखो हमारे पास ये एन एन वैल्यू आ जाती है, जिसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारे पास क्या है, नल है। ठीक है, तो नल वैल्यूज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉलम है ए, एक है बी, एक है सी, और हमारे पास उसके अंदर रिस्पेक्टिव हमारे पास वैल्यूज पड़ी हैं। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है डाटा फ्रेम के अंदर, जो कि हम किसी भी डाटा के साथ करते हैं। तो पी डी डॉट डाटा फ्रेम उसी तरह से करेंगे और हम इसे इनपुट में दे देंगे डाटा। ठीक है, अब मैं अगर डीएफ आउटपुट करता हूँ ना तो ये देखो मेरे पास ये एन एन वैल्यूज आ गई हैं, मतलब ये नल वैल्यूज हैं, कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है हमारे इसके अंदर। अब मैं कहता हूँ कि यार इसके अंदर ना मैंने ये वाली वैल्यूज है ना वो एक्सक्लूड करनी है अपने डाटा फ्रेम से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहता हूँ यार मुझे इसके अंदर सिर्फ वो वाली वैल्यूज है ना वो डिस्प्ले करके दो जो कि नल है। ठीक है, तो ये देखें ये उस टाइम मेरे पास एक मैट्रिक्स आउटपुट किया जिसके अंदर जो सी वैल्यूज हमारे पास नल है ना वो वहाँ पे ट्रू है, उसके अलावा जहाँ पे नल नहीं है वहाँ पे हमारे पास फॉल्स उसने आउटपुट कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसकी लेंथ जानना चाहूँ ना, जो कि नहीं लेंथ इस तरह से नहीं कर सकते,
ये फंक्शन इसी तरह से काम करता है कि आप इसके अंदर ट्रू वाली वैल्यू जो है ना ये इस मैट्रिक्स के अंदर आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने ये तो देख लिया यार मेरे पास कितनी वैल्यू जो है ना वो ट्रू है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार मैंने इसके अंदर ड्रॉप करनी है वो वाली सारी वैल्यूज जो कि नल है। ठीक है, तो मैं अपने डाटा फ्रेम को अपडेट करने के लिए एक नया वेरिएबल बनाऊंगा और मैं करूंगा ड्रॉप एन। ये फंक्शन है मेरा, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मेरे पास जितनी भी नल वैल्यूज है ना उन सारी को ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर देगा। ठीक है, इसने बजाय के वो सिर्फ वैल्यूज ड्रॉप करता है, इसने वो कॉलम सॉरी वो रोज ही उड़ा दी, क्योंकि वो रो हमारे पास यूजलेस थी, वो हमारे डाटा के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी। तो इसने क्या किया, वो सारी रोज ही उड़ा दी जिनके अंदर नल वैल्यूज थी। ठीक है जी, हम ये काम भी कर सकते हैं कि यार हम या तो सिरे से ही उड़ा दें वो वाली रोज, या फिर हम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि हम ये कहते हैं कि यार मैं उसके जो है ना नल वैल्यूज की जगह के ऊपर ना मैं कहता हूँ यार मेरे पास जीरो इनपुट कर दो। तो ये फिल एन वाला जो फंक्शन है हमारा, ये क्या करके देगा, हमारे उन सारी वैल्यूज जहाँ पे हमारे पास नल था उनको जीरो से इसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम वो वाली रोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए जिसके अंदर हमारे पास इवन के जीरो भी है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा हमारे पास और भी फंक्शंस होते हैं। लेट से मैं चाहता हूँ कि यार अब मैं ये वाली वैल्यू जो है ना इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ विद द मीन ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। ठीक है, तो इसके अंदर मैं ये भी कर सकता हूँ इज इक्वल टू डी एफ डॉट फिल एन ए। ठीक है, एन ए के अंदर मैंने कौन कौन सी वैल्यू फिल करनी है, डी एफ डॉट मीन। ठीक है, मीन वाली वैल्यू जो है ना वो मैंने उसके अंदर फिल कर देनी है। तो ये देखें, ये 0.00 था ना, ये देखें 6.5, इस दोनों का इन दोनों को ऐड करके उन इसने इनका एवरेज लिया और उसको यहाँ पे इनपुट कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है कि आप जो अपनी मीन वाली वैल्यू जो होती है ना, मतलब कि इन सबको ऐड करके उनका आप ले लो, मीन ले लो और उससे रिप्लेस कर दो इसे। तो ये आप इस तरह से कर सकते हो डी एफ डॉट मीन के फंक्शन से। ठीक है, और अब आप चाहते हो कि यार लेट से मैं इसके अंदर रो नहीं ड्रॉप करना चाहता, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे रोज ड्रॉप होनी थी ना, मैं चाहता हूँ कि यार मैं वो कॉलम ही ड्रॉप कर दूं जहाँ पे मेरे पास नल वैल्यूज हैं। तो नल कॉलम्स के अंदर मैं इस तरह करता हूँ डी एफ डॉट ड्रॉप एन ए वाला ही फंक्शन यूज करूंगा, लेकिन इसके अंदर मैं एक्सेस दे दूंगा वन। एक्सेस वन मेरे पास क्या करेगी, वो वाली कॉलम ही सिरे से ड्रॉप कर देंगी जिनके अंदर मेरे पास नल वैल्यूज थी। ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट करूंगा तो सिर्फ सी कॉलम था मेरे पास जिसके अंदर कोई नल वैल्यूज नहीं थी। अगर यहाँ पे भी देखें तो ए और बी ऐसी थी जिसका मेरे पास ये नल वैल्यूज आ रही थी, सी कॉलम नहीं था तो उसने ए और बी को ड्रॉप कर दिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी जो नल वैल्यूज हैं वो उनके कॉलम्स पे ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारा इंटरपोलेशन आती है। ठीक है, इंटरपोलेट आप किस तरह कर सकते हो, इंटरपोलेट के अंदर आप इस तरह से अपने डाटा फ्रेम के ऊपर सीधा सीधा आप इंटरपोलेट का फंक्शन लगाते हो और इंटरपोलेट कर देता ही है। क्या कर देता है, उन दोनों के दरमियान वाली जो वैल्यूज होती है ना उनसे उसको रिप्लेस कर देता है, या फिर वो एक सीक्वेंस ढूंढ लेता है, जिस तरह 1 2 और आगे कंटिन्यू हो रहा था ना 4 आया था, तो उसने दरमियान वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली इसके अंदर डाल दिया। इसी तरह 2 और आगे 10 आया था, 2 और 10 का एवरेज क्या होता है 6 होता है, तो उसने 6 यहाँ पे एंटर कर दिया था। 3 और 11 का 7 होता है तो उसने 7 एंटर कर दिया था। तो इस तरह से इंटरपोलेट करके ना आपके डाटा को फिल कर देता है किसी तरीके से। ठीक है, बट इट डजेंट मीन कि नेसेसरीली आपका डाटा जो है वो एक्यूरेट हो, ये बस उसकी मीन वैल्यू जो है ना, एवरेजेस जो है उनकी कैलकुलेट करके दो नंबर्स की सीक्वेंस के अंदर वो उससे रिप्लेस कर देता है उनको।
ठीक है। अच्छा जी, अब हम हमारे पास एक और डाटा के अंदर जो हम काम करते होते हैं वो ये होता है कि हम डुप्लीकेट्स होते हैं ना वो सारे रिमूव करते हैं अपने उसके अंदर। तो लेट्स से मेरे पास एक डाटा है जिसके अंदर से हमने रिमूविंग डुप्लीकेट्स, ठीक है। डुप्लीकेट्स, अब लेट से मेरे पास ये वाला डाटा है, इसके अंदर मेरे पास वाई वाई की वैल्यूज भी रिपीट हो रही हैं और यहाँ पे टू टू की वैल्यूज भी रिपीट हो रही हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले तो इसको उसी तरह से डाटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करो, पी डी डॉट डाटा फ्रेम, ठीक है, और इसको डाटा इनपुट में दो, ठीक है। ये उसने वैल्यूज दे दी। अब इसके अंदर टू टू वाली वैल्यूज भी रिपीट हो रही हैं और वाई वाई वाली वैल्यूज भी रिपीट हो रही हैं, ठीक है। मतलब ये दो कॉलम्स हैं, ये आपस में रिपीट हो रहे हैं। और हमारे पास डाटा फिल्टरिंग के अंदर, डाटा डाटा एनालिसिस के अंदर हमारे पास एक चीज होती है जिसके अंदर हम अपनी डुप्लीकेट वैल्यूज होती है ना उन सबको एक्सक्लूड कर देते हैं ताकि हमारे पास जो फाइनल हमारा एनालिसिस होना वो मजीद एक्यूरेट और सिंगल वैल्यू की बेसिस के ऊपर हो, ठीक है। तो हमने अब लेट्स से इसके अंदर देखना है ना कि यार कौन कौन सी वैल्यूज डुप्लीकेट हुई हुई हैं। तो हम सिंपल, ये एक फंक्शन है डुप्लीकेटेड का, ठीक है, ये हमें बता देता है। तो ये हमें बता रहा है कि यार हमारे पास जो कॉलम नंबर 2 है ना, क्योंकि पहली वाली तो हमारे पास यूनिक होगी ना वैल्यू, ये वाली तो हमारे पास यूनिक थी जब तक तुम्हारे पास दूसरी नहीं आई, ये वाला डुप्लीकेट है हमारे पास सेकंड रो, राइट। तो सेकंड रो के पास ने ट्रू हमें दे दिया और बाकी सारी यूनिक है तो बाकी सारी फॉल्स दे रही है हमें, ठीक है। तो इसके अंदर अब लेट से मैं इन डुप्लीकेट्स को मैं ड्रॉप करना चाह रहा हूँ ना, तो उसके लिए भी नो डुप्लीकेट्स, उसके अंदर भी मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ कि यार ड्रॉप डुप्लीकेट्स का एक फंक्शन है, ठीक है। ये मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो मेरे सारे जितने भी डुप्लीकेट्स थे वो सारी रोज जो हैं वो ऑटोमेटिकली चली गई हैं, ठीक है। रो नंबर 2 थी वो यहाँ से रिमूव हो गई है। मैं यहाँ पे एक्सेस 0 कर देता ना, तो वो एक्सेस उसने सारे कॉलम के अंदर जो थी ना, ये मुझे दे रहा है, ओके, इसके अंदर जो होता है सिर्फ रोज ही होती हैं, यप, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ आप जो है इस फंक्शन के थ्रू, ड्रॉप डुप्लीकेट के थ्रू, आप सिर्फ जो होती हैं रोज आपकी डुप्लीकेट करके दे, डुप्लीकेट जो होती हैं वो रिमूव होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास डेटा टाइप जो है ना वो हमने चेंज करनी है। अब हमारे पास इनिशियली जो डाटा की ना, ए कॉलम के अंदर हमारे पास सारे इंटीजर्स थे, बी कॉलम के अंदर हमारे पास सारी स्ट्रिंग्स थी, ठीक है। अब लेट्स से एआई के अंदर ना हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। अब उन मॉडल्स को हम जब ट्रेन करते हैं ना, तो ट्रेन करने के लिए ना हमारे पास एक कैटेगरी होती है कि यार हमने ट्रेन करना है ना अपने मॉडल को, तो उसकी इनपुट डेटा टाइप हमारे पास स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास अगर उसने दे दिया फ्लोट दे दिया या हमारे पास इंटीजर दे दिया ना उसने, तो वो हमारा मॉडल वहां पे रिजेक्ट कर देता है उसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी डेटा टाइप को जो सी हमें पता लगता है ना कि यार हमारे मॉडल के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मैं अगर सिंपली यहाँ पे आपको शो करवाऊं, df डॉट डेटा टाइप्स अगर आप करोगे ना, सॉरी डी टाइप्स, तो ये देखो उसने ए कॉलम की मैं बता दिया इंटीजर है और बी कॉलम की ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमारे पास जो मोस्टली डेटा जो ट्रेन होता है ना वो इन्हीं दो हमारे पास डेटा टाइप की हमें जरूरत होती है, ठीक है। या थर्डली हमारे पास जो होगी वो स्ट्रिंग होगी, ठीक है। अब लेट से मैं कहता हूँ यार ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप नहीं चाहिए मुझे, मेरा मॉडल इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मुझे स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डीएफ के अंदर मैं कहता हूँ यार बी कॉलम जो है ना मेरा, उसके अंदर डीएफ के अंदर बी जो है उसको किसकी फॉर्म में कर दो, स्ट्रिंग की फॉर्म में कर दो, ठीक है। एक एस टाइप का फंक्शन है जो कि क्या करेगा, उस कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी उनकी डेटा टाइप चेंज कर देगा, ठीक है। अब मैं डीएफ डॉट डी टाइप्स करूंगा तो ये देखें, डीएफ के
बी कॉलम की डेटा, ये स्टिल मुझे ऑब्जेक्ट दे रही है, ऑब्जेक्ट क्यों दे रही है? लेट्स ट्राई ए। मैं चाहता हूँ ए की टाइप जो है वो स्ट्रिंग हो जाए हमारे पास। ओके, सो स्ट्रिंग को बेसिकली वो एज एन ऑब्जेक्ट। ओके ओके, तो हमारे पास पैंडास के अंदर जो स्ट्रिंग्स होती थी ना हमारी, उसको एसटीआर के बजाय वो एज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे करूँ ना डीएफ टू डी टाइप से, देखो इसने दोनों ऑब्जेक्ट कर दिए हैं। अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर अगर कन्वर्ट करना होता तो मैं यहाँ पे इंट करूँ, और मैं अब देखूँ तो ये देखो इंट 32 के अंदर उसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स को वो एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है इन पैंडास। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स इन पैंडास लाइब्रेरी। ठीक है जी। अम, उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग और एग्रीगेशन करते हैं। हमारे पास लेट से ये डेटा फ्रेम है। ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन है, लेट से हमारे पास ये डेटा फ्रेम है। ओके, अब मैं कहता हूँ कि यार इसको ग्रुप बाय के अंदर ये होता है कि हमारे पास आप अपने डाटा को जो है पहले कन्वर्ट करो डेटा फ्रेम के अंदर। पी डॉट डेटा फ्रेम डेटा दो, और आप उसे कहो कि यार मैंने इसको जो है ना प्रोडक्ट की बेस के पर ना मैंने ग्रुप करना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारे पास जितने भी ए वाली एंट्रीज जो है ना, ए प्रोडक्ट वाली जो है, उनकी सेल्स अलहदा कर देगा, बी वाली की अलहदा कर देगा और सी की अलहदा करेगा। तो वो ग्रुपिंग कर देगा किसकी बेस के ऊपर? आपके प्रोडक्ट वाले जो होगी कॉलम होगा उसकी बेस के ऊपर। ठीक है, तो df डॉट ग्रुप बाय का हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम देते हैं इसको कॉलम देते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया एक। ग्रुपिंग बाय प्रोजेक्ट कॉल। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक पेंडा का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना के दे देता है हमें, जिसके अंदर हमारे पास जितना भी हमारा डाटा होता है ना वो ग्रुप हो देता है किसकी बेस के ऊपर? प्रोडक्ट वाले की बेसिस के ऊपर। तो ए वाले हमारे पास एंट्रीज होंगी ना वो डिफरेंट हो जाएंगी। इसको डिस्प्ले हम नहीं करवा सकते, बट द थिंग इज हम इसको ग्रुप करके ना हम इसको अपने मॉडल को डायरेक्टली दे सकते हैं कि यार ये चीजें इसको डिस्प्ले करवाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। वो जाके आप लोग खुद इंटरनेट वगैरह के ऊपर सर्च करना। बट इसको हम क्या करते हैं, अपने ग्रुप करके अपने सारे डाटा को हम अपने मॉडल को पास ऑन करते हैं कि यार इस ये ग्रुप्स है हमारे पास और इनकी बेसिस के ऊपर हमें ट्रेन कर दो अपना मॉडल। ठीक है, तो हमारे पास ये होता है कि लेट्स से हमारे पास कुछ वैल्यूज इस तरह की है ना जो कि डुप्लीकेट हो रही हैं, लेकिन हम वो डाटा लूज नहीं कर सकते उनका, और हमने उनकी ग्रुपिंग वगैरह करनी होती है तो वहां पे हम ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो ग्रुप के अंदर हम इस तरह से कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ मैंने सेल्स वाला कॉलम प्रिंट करना है। सेल्स वाले कॉलम के अंदर ना मैं कहता हूँ यार मुझे इसका ना सम क्रिएट करके दे दो। तो ये देखो उसने ए का सम क्रिएट करके दे दिया, बी का करके दे दिया और सी का करके दे दिया। ठीक है, तो उसने ग्रुपिंग कर दिया उसकी बेसिस के ऊपर, किसकी बेसिस के ऊपर? सेल्स पे। ठीक है, हमने इसके ग्रुप बाय किसके ऊपर किया था? प्रोडक्ट के ऊपर ग्रुप किया था, राइट? तो हम कह रहे हैं कि सेल्स हमारे पास ग्रुप्स बन गए ए बी और सी के, क्योंकि यही मैक्सिमम वैल्यूज थी या डिस्टिंक्टिव वैल्यूज थी हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ए बी और सी की बेसिस के ऊपर हमारा डाटा हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इनका सम कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं सम कर लूंगा किसका? सेल्स का। ठीक है, मैं ये भी कर सकता हूँ ग्रुप के अंदर जो मेरे पास सेल्स वाला कॉलम है ना उसका मैं मीन कैलकुलेट कर दूँ।
ठीक है। मीन कैलकुलेट करूंगा तो ये देखो उसने मुझे सारी जो सेल्स थी ना उनका मीन वैल्यू उनकी कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है जी। तो इस तरह से हम ग्रुप्स वगैरह को कर सकते हैं। मैक्स वैल्यूज भी हम इसके अंदर निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे अगर मैक्स कर दूंगा मैं तो मैक्स वैल्यू निकल आएगी। ए की 200 रही है, बी की 150 रही है और सी की 80 रही है। अम, इसी तरह से मिनिमम वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ। तो ये मिनिमम वैल्यूज हमारे पास ये रही हैं। ठीक है। और मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास ए के अंदर कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, बी के अंदर कितनी हुई है और सी के अंदर कितनी हुई है, वो मैं अलग-अलग करना चाहता हूँ। तो मेरे पास फंक्शन है काउंट का। ठीक है। काउंट का फंक्शन मुझे बता देगा ए की 3 दफा ट्रांजैक्शन हुई है, बी की 2 दफा हुई है और सी की 1 दफा हुई है। ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ कि यार एक और चीज भी है। अभी मैं अलग अलग फंक्शन वगैरह सारे कर रहा हूँ ना परफॉर्म। अब लेट से मैं चाहता हूँ कि यार इस सारे फंक्शन जो है ना वो मैं इकट्ठे परफॉर्म करूँ। ठीक है। और मेरे पास एक जगह के बाद उसका सारा रिजल्ट आ जाए। तो एग्रीगेट रिजल्ट में कैलकुलेट करने के लिए मैं कहता हूँ यार ग्रुप जो है मेरा उसके अंदर जो सेल्स वाला कॉलम है ना मेरा, उसके अंदर जाके आप एग्रीगेट कैलकुलेट करो। और एग्रीगेट आप के अंदर आपने क्या क्या करना है, सम करना है, मीन करना है, मैक्स करना है और आपने इसका काउंट भी करना है। ठीक है। तो ये देखें उसने सम मीन मैक्स और काउंट ए बी और सी तीनों की इस तरह से हमारे पास एक डाटा फ्रेम बना के दे दी है, जिसके अंदर उसने तीन चारों फंक्शन जो है वो हमें इस तरह से कैलकुलेट करके दी ऑफ ईच प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो ये इस तरह से काम करते हैं। अच्छा जी। तो ये आई थिंक पैंडास का इतना ही था। इसके अंदर एक छोटा सा मैं आपको डेमो दे देता हूँ एक चीज का। एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप विजुअलाइजेशन करते हो अपने डाटा की। राइट। तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दूंगा क्योंकि ये मजे का कॉन्सेप्ट है और आप लोगों को खुद करते हुए ना इसके अंदर मजा आएगा। तो अ, आप इसके अंदर ना अपने डाटा की प्लॉटिंग करते हो। ठीक है। लेट्स से मेरे पास ये डाटा था एक, जिसके अंदर मंथ है और मैंने हर मंथ के अंदर टेम्परेचर बताया हुआ है अपना। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं ना इसको प्लॉट करूँ किसी तरीके से। ठीक है। किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मुझे इस चीज की चाहिए। तो उसके लिए ना पैंडा की, सॉरी पैंडा कह रहा हूँ, आपके पास पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है मैट प्लॉट। ठीक है। ये मैट प्लॉट लाइब्रेरी जो है ना ये आपके पास प्लॉटिंग करने के लिए होती है। ये ग्राफ आपकी जो होते हैं उनको पाई प्लॉट। ठीक है। ये वाली आपकी लाइब्रेरी होगी जो आपकी इस्तेमाल होगी प्लॉटिंग वगैरह करने के लिए। ठीक है। इसको एज पीएलटी हम इसको भी जब भी हम प्लॉट करते हैं तो हम पीएलटी के फॉर्म के अंदर करते हैं। तो आपको कभी कहीं भी पीएलटी अगर शो हो तो उसका मतलब यही होता है कि आपने यहाँ पे प्लॉटिंग वगैरह वाला मैट प्लॉट यूज किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा अब हम इसको बता देते हैं डीएफ हमने दिया हुआ इसको इसको हम कह देते हैं कि भाई हमने प्लॉट करना है। और प्लॉट हमने किस तरह से करना है, एक्स एक्सिस हम इसे बता देते हैं, एक्स एक्सिस हमारा मंथ होगा। ठीक है जी। वाई एक्सिस हमारा जो होगा वो टेम्परेचर होगा। ठीक है जी। और हमारे पास हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स होती हैं, मतलब कि हमने एक लाइन वाला ग्राफ हमने शो करना है। ठीक है। तो काइंड के अंदर हम वो दे देते हैं इनपुट पैरामीटर के अंदर। और मार्कर ये मैं भी आपको सारा विजुअली रिप्रेजेंट करूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी इसके अंदर हर पैरामीटर की। लाइन स्टाइल हमारे पास डैश है। ठीक है जी। और अब हम ये मैट प्लॉट यूज करेंगे। पीएलटी डॉट टाइटल हम दे देंगे अपने जो ग्राफ होगा उसका हम कह देंगे मंथ
ये आएगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग मंथली टेम्परेचर। ओके, plt डॉट एक्स लेवल जो होगा हमारा वो होगा मंथ का होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर हम मंथ अपना प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर हम अपना टेम्परेचर करेंगे। ठीक है, और हम ग्रिड जो है वो अपनी शो करवाना चाहते हैं। ठीक है जी, और ये वाला लास्ट फंक्शन जो है plt डॉट शो, ये हमें प्लॉट अपना शो करेगा। तो अब मैं इसे रन करूं, इसने कितना एरर दे दिया, नेम plt इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये देखेंगे ये हमारा ग्राफिकल उसने डाटा जो है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दे दिया है। किस तरीके से मंथ के अंदर उसने देखें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये सारा यहाँ पे है, इसी तरह से रिप्रेजेंट किया है। टेम्परेचर उसने खुद उसकी डायसेक्शन वगैरह की है 10 15 20 25 30। ठीक है, उसके दरमियान में इंटरमीडिएट वैल्यू जो थी वो भी उसने खुद की हैं। अगर मैं ग्रिड यहाँ पे फॉल्स कर दूं ना, तो देखें वो ग्रिड उसने रिमूव कर दिया। ठीक है, और इसी तरीके से मार्कर अगर मैं जीरो की बजाय ये जो डॉट बना हुआ है इसको मैं चाहता हूँ यार नहीं ये एक्स की फॉर्म में हो जाए, तो ये देखो इसने उसकी जगह के ऊपर एक्स कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर ये स्टाइलिंग वगैरह ये बेसिकली कि आपने किस तरह से शो करवाना है, और ये आप इस तरह से अपने डाटा को प्लॉट कर सकते हो। इसके अंदर लेट से वैल्यू मैं ये वाली चेंज करके 50 कर दूं, तो ये देखो ग्राफ भी उस हिसाब से चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो प्लॉटिंग से रिलेटेड, लेकिन जो मेन होता है ना आपका, वो इसी तरीके से होता है। इसके मैं थोड़े ज़रा मजीद कोड स्निपेट्स वगैरह जो है ना वो शेयर कर लूँगा ग्रुप के अंदर। और हमारा जो आज का कंटेंट था वो बस यहीं पे ख़त्म होता है। और कोई अगर क्वेश्चन वगैरह हो किसी का रिलेटेड टू ऑल द सेशन, तो पूछ सकते हैं आप लोग मेरे से चैट के अंदर। तो हमने बेसिकली पढ़ा वही है कि हमने डाटा को किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से हमने नमपाई और पैंडास की लाइब्रेरी को यूज करते हुए अपने डाटा को मजीद यूजेबल बनाना है अपने लिए लार्ज डाटा सेट्स को। ठीक है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ये यूट्यूब वगैरह के ऊपर अपलोड हो जाएगा। इसकी जो ये क्लास क्लास के दौरान जो नोटबुक बनी हुई है, ये मैं गिटहब का लिंक इसका शेयर कर दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो की। और और अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो दे कैन आस्क इन द चैट, वरना फिर इस सेशन को कंक्लूड करते हैं बस। ओके, सो सेशन हमारा आज का यहीं तक था। आज के सेशन के अंदर छोटा सा ओवरव्यू दे दूं, हमने नमपाई कवर किया है, नमपाई का एडवांटेजेस, उसके फंक्शन और पैंडास हमने कवर किया कि, और उसके अलावा फाइनली हमने मैट प्लॉट को कवर किया है कि मैट प्लॉट के थ्रू हम किस तरह से प्लॉटिंग वगैरह कर सकते हैं। आप इन्हीं टूल्स के साथ थोड़ा ज़रा प्ले अराउंड करें। डाटा सेट्स आपको इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेडशीट्स जो है वो ऑनलाइन मिल जाएंगे। ठीक है, आप उन डाटा सेट्स को यूज़ करके उनके अंदर फिल्टरिंग वगैरह और वो डाटा डिस्प्ले करके आप वो सारा उसके ऊपर प्रैक्टिस वगैरह करें। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा जिसके अंदर डाटा साइंस वगैरह होगा, उसके अंदर हम इन्हीं चीज़ों को आगे कैरी ऑन करेंगे और इन्हीं चीज़ों को हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे कि किस तरह से हम लार्ज डाटा सेट्स जो होते हैं उनको हम किस तरह से एनालाइज करके उनके ऊपर हम डिफरेंट एक्शन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो डाटा एनालिसिस डाटा साइंस का हमारा इससे अगला वाला सेशन है, तो उस सेशन के भी लाजमी आइएगा। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर बीइंग देयर और सेशन सारा एक्टिवली अटेंड करने के लिए। इंशाल्लाह अगले में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।